क्वेश्चन है लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी समेशन r इज इक्वल टू 1 से 4n तक, समेशन r 1 से 4n तक रूट n, फिर समेशन के बाद लिमिट ऑफ सम है तो सर हाँ ये लिमिट ऑफ सम डिवाइडेड बाय रूट r 3 रूट r ब्रैकेट में सर इनटू सर ब्रैकेट इसके बाद ओपन कर सर 3 रूट r प्लस 4 रूट n का होल स्क्वायर रूट n होल स्क्वायर। ऐसे यस यस सर ये फाइंड करना। हाँ ये लिमिट ऑफ सम है, आपको बताते हैं। देखिए अब इसके कारण आपका बहुत सारा क्वेश्चन नहीं बनेगा। देखिए छोटा सा चीज जो आपके इस क्वेश्चन के लिए जरूरत है, लिमिट ऑफ सम का दो फॉर्मेट होता है। वो स्कूल लेवल बोर्ड लेवल का एकदम अलग होता है जो बोर्ड सिलेबस से हटा दिया है, और वो कंपटीशन लेवल का एकदम अलग होता है। दोनों के बीच में कोई रिलेशन ही नहीं है, अलग अलग। समझिएगा, जो आपके पास क्या बोले हम 1/n आएगा, यहां से जो 1/n आएगा इसको रिप्लेस करेंगे dx से। जो समेशन आएगा इसको रिप्लेस करेंगे इंटीग्रेशन साइन से, ठीक है। जो r/n आएगा इसको हम लोग रिप्लेस करेंगे x से। तो क्या होगा, x dx और इंटीग्रेशन लेके पूरा का पूरा डेफिनेट डिफाइन हो जाएगा। बस वही काम करना है। तो सोचिएगा, पहला चीज कि हमको यहां से किसको बाहर निकालना है, n को। सोच के देखिए, अगर रूट n कॉमन लेंगे, रूट n, तो बाहर क्या निकलेगा, n निकलेगा बाहर। n। आइए यहां से अरेंजमेंट पे आइए, ऐसा अरेंजमेंट, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, समेशन को अभी छोड़ दीजिए, जैसे है वैसे ही छोड़ दीजिए, 1 से लेके 4n तक। उसके बाद एक n बाहर आया, तो रूट n बाई n रूट r, और इसके साथ में 3 रूट r बाई n और प्लस 4 का होल स्क्वायर। समझे साहिल? यस सर। ठीक। अगर इसको घुमा के हम नीचे भेज दे तो ऐसे लिख सकते हैं। यस सर। अब आइए, सबसे पहले इंटीग्रेशन किसके जगह, समेशन के जगह। फिर उसके बाद 1/n के जगह हम क्या लगाएंगे, dx। r/n के जगह हम क्या पुट करेंगे, x। तो ये बना 3 रूट x बाहर और 3 रूट x प्लस 4, ठीक है। ऐसा बन गया क्वेश्चन। देख लिए साहिल, ये अरेंजमेंट में कोई दिक्कत नहीं। अब अगला सवाल है मेरा लिमिट का। तो आप यहाँ पे लिमिट तो डिफाइन करेंगे x का, यानी आप लिमिट डिफाइन करते हैं r/n का। तो दिस पार्ट डिवाइडेड बाई n, दिस पार्ट डिवाइडेड बाई n, ये कट के 4 हो गया, और 1/n कितना होगा, 0। तो लोअर 0 अपर 4। एक बार अरेंजमेंट देख लीजिए, कहीं कोई दिक्कत है बताइए। ये चीज करने आ गया, आपका हो गया खत्म। इतना ही होता ही है ये, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें? नो सर। ठीक। अब इसका इंटीग्रेशन करने का जो पॉसिबल प्रोसेस है उससे हम लोग कर लेंगे। तो हम लोग के पास कोई मेथड है क्या सॉल्व करने का? नहीं। अच्छा, लेट 3 रूट x प्लस 4 दैट विल बी इक्वल्स टू t। अरे अब मतलब डेफिनिट इंडेफिनिट का जो प्रोसेस हो वो लगेगा, मतलब इंटीग्रेशन लगेगा, लिमिट ऑफ सम का कोई रोल नहीं है, इसको मान लिए। तो 3/2 रूट x dx दैट इज इक्वल्स टू dt। आपको dx बाई रूट x तो दिखा ना, dx बाई रूट x। अरेंज करेंगे इंटीग्रेशन, ये उधर चला गया 2/3 1/t स्क्वायर, ठीक है, 1/t स्क्वायर, और उसके साथ में dt। लिमिट जो है वो चेंज करेगा। अगर मेरा x 0 है, अगर मेरा x 0 है तो t कितना होगा, x 0 तो t 4, और x का वैल्यू अगर 4 है तो t कितना 10 हो जाएगा। 6 और 4 10 हो जाएगा। t का लिमिट लेके चलेंगे 4 से लेके 10 तक, 4 से लेके 10 तक, ये t स्क्वायर है।
2/3 बार 1/t स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस 1/t -1/t। लिमिट हो गया 4 से 10, 2/3 -10 पुट किए, फिर उसके बाद -1/4 पुट किए, प्लस हो गया। कर लेंगे, आंसर लिख लेंगे ना? यस सर। ठीक, ये चीज ध्यान रखिएगा, लिमिट ऑफ सम में जब भी कंपटीशन का क्वेश्चन होता है हमको बस इतना याद रखना है, बस मेरा काम हो गया। ठीक है, और देखिए किसी का क्वेश्चन है? यस सर। हाँ बोलिए। सर इंटीग्रेशन -20 से 20 पाई -20 पाई से 20 पाई मॉड साइन एक्स ग्रेटेस्ट सर मॉड पूरा सर मॉड यस उसके बाद ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन एक्स मल्टीप्लिकेशन। यस सर। मल्टीप्लिकेशन में ग्रेटेस्ट इंटीजर sin x। तो 3 तो लिमिट में टूट जाएगा पहले तो फंक्शन। अरे अभी पहले पूछ लेने दीजिए, खत्म हुआ? यस सर। ठीक है, आप तो गजब कर रहे हैं, क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ पहले। हाँ बोलिए, क्या बोल रहे थे? बोलिए। तो पहले तो -20 पाई से 20 पाई वाला को 0 से पाई कर लेंगे। 0 से पाई कर लेंगे, ठीक है। क्या बाहर निकाल लेंगे? मतलब 20 तो 40 कॉमन निकल जाएगा बाहर। 40 बाहर आ जाएगा, फिर यस सर। उसके बाद फिर फंक्शन को रिडिफाइन कर लेंगे 3 फॉर्म में। ठीक है, कर 0 लें। से π/2 और π/2 से पाई, ये दो में रहेगा। ठीक, जब तक 0 से π/2 रहेगा ग्रेटेस्ट का -1 हो जाएगा, बस बाकी 0। एकदम से एकदम से ठीक। देखिए सबसे पहला चीज, sin x मेरे पास कैसा होता है? ऑड। ये -a से a वाला प्रॉपर्टी टाइप लग रहा है, बस पहले हम उसी पे बात करेंगे। ठीक है, sin x मेरे पास ऑड, मॉड लग गया तो इवन। ठीक है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर sin x है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ हमेशा ऐसे बनता है। ठीक है, इस टाइप का बनना मतलब सिमेट्रिकल अबाउट किसके? y एक्सिस। यानी ये भी इवन की तरह बिहेव करेगा, डिसकंटिन्यूअस होगा मगर इवन की तरह बिहेव करेगा। तो पहले थोड़ा हम उसको कंटिन्यूअस टाइप बना दें, उसके बाद ही तो कुछ कर सकते हैं ना। तो आपको पता चल गया इवन और इवन, तो उस कॉन्सेप्ट से आप 2 को बाहर निकालिए, 0 से लिख लिए 20 पाई, और फिर उसके बाद मॉड sin x, और फिर उसके बाद ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ sin x dx। देखिए ये मेरे पास पीरियोडिक फंक्शन नहीं है। ठीक है, ये पीरियोडिक है, और अगर पीरियोडिक है तो इसका पीरियड कितना होगा मॉड लगने के कारण? पाई। तो पीरियोडिक फंक्शन वाला कॉन्सेप्ट आपको याद होगा, 0 से nt बताए थे प्रॉपर्टी में। यस सर। तो t छोड़ देंगे और n बाहर लाएंगे। तो बस 20 को बाहर लेके आ जाते हैं, यही बोल रहे थे उमंग? यस सर। ठीक है, बस हमको खाली एक्सप्लेन करना पड़ता है, इसलिए हमको वैसे लिखना पड़ता है, और आप लगे रहते हैं फटाफट बनाने में। हाँ, अब 0 से पाई मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकंड क्वाड्रेंट, इन बोथ क्वाड्रेंट्स sin x विल बी पॉजिटिव, तो ये तो प्लस हो जाएगा। मगर दूसरा क्या बात है ना कि इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर, ध्यान दीजिएगा, अगर हम 0 से π/2 से पाई आते हैं, ठीक है, तो ठीक है ये पॉजिटिव रहेगा, ये पॉजिटिव रहेगा, मगर आपको एक बात पता है कि आप बीच में ये डिसकंटिन्यूअस होगा कौन से जगह पे? π/2 पे डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, है ना, होगा। तो हमको लिमिट तोड़ना पड़ेगा ना। यस सर। दो को लिमिट में तोड़ देंगे, 0 से π/2 और π/2 से पाई। तो 40 को बाहर रख लिए, और उसके बाद 0 से π/2 में हम इसको ब्रेक कर लेंगे, 0 से π/2 में हम इसको ब्रेक कर लेंगे, और उस समय हम उसका वैल्यू sin x रखेंगे, और उसके साथ में 0 से π/2 में ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना देगा? 0 देगा। तो इंटू 0 dx प्लस π/2 से पाई पे sin x देगा, और इसके साथ ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 देगा। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 देगा। तो इस समय हम लोग वैल्यू क्या रख सकते हैं? 1, लोअर लिमिट पे बात हो रहा है। तो ये तो मेरा है ना एक ही पॉइंट पे केवल वैल्यूएशन दे रहा है, तो कुल मिला के ये तो मेरे पास नहीं, हम वही ना बोल रहे हैं, ये तो एक ही पॉइंट पे केवल 1 दे रहा है। तो अब ये जहां 1 दे रहा है उस जगह पे वो π/2 है,
और पाई बाई 2 पे ये पॉजिटिव होगा, तो ये 1 ही केवल आएगा, 1 dx होगा, 1 dx, रुकिए एक मिनट, 40, और फिर उसके बाद उसका हो गया माइनस cos x, और वो है मेरे पास पाई बाई 2 से पाई। तो जब हम इसको तोड़ेंगे तो ये पाई पुट हुआ तो +1 0, मगर 40 आ रहा है। The integration of 1 by इंटीग्रेशन 1 ऑफ plus 1 बाई 1 plus x square हाँ bracket under root 1 minus x square. ठीक है, Yes sir, lower limit 0 है, upper limit 1 by 2. 1/2। Yes sir, तो कैसे निकालें समझ नहीं आ रहा. अच्छा ये पहले बताइए ना, ये वाला ब्रैकेट में था ना? Yes sir. ठीक है, मतलब सही लिखे हैं, है ना? ठीक, सबसे पहले तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये हमको हिंट दे रहा है ये वाला कि x को हम sin थीटा मान लें। सबसे पहला वही हमको हिंट दे रहा है, बाकी हमको नहीं समझ में आ रहा कि कैसे बनेगा, मगर ये पार्ट हमको बता रहा है कि हम x को sin थीटा मान लें। इसी पे बढ़ जाते हैं, तो x को sin थीटा, तो dx मेरे पास क्या आएगा, cos थीटा d थीटा। ठीक है, लिमिट लिमिट बाद में देख लिया जाएगा, पहले थोड़ा पुट कर लेते हैं। ठीक है, तो ऊपर आया cos थीटा d थीटा, और डिवीजन में 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और इसके साथ में मेरे पास यहाँ पे आया ये वाला पार्ट cos थीटा, तो ये और ये कट गया। ठीक है, अब आया d थीटा बाई 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब लिमिट पुट कर लेते हैं, x के जगह 0 तो थीटा कितना आएगा 0, x के जगह 1/2 तो थीटा कितना आएगा पाई बाई 6। अब 1/1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या करें, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, बोलिए क्या करें, पूछ रहे हैं। सिंगल साइन cos वाले टर्म में तोड़ेंगे. नहीं यार, इंडेफिनिट में एक चीज पढ़े थे कि डिनोमिनेटर में अगर साइन या कॉस का पावर 2 रहता है तो कॉस स्क्वायर से डिवाइड करते हैं। हाँ यस सर, tan वाला फिर टर्म आ जाता है. हाँ, तो वही चीज है, यही सब दिन रात के लिए ना धीरे धीरे करके पढ़े थे हम लोग। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर से सबको डिवाइड किए, तो ऊपर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और नीचे 1 बाई कॉस स्क्वायर मतलब सेक स्क्वायर, और साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर इज tan स्क्वायर थीटा। लिमिट जैसे चल रहा है चलने दीजिए, नीचे का टारगेट है मेरा tan और ऊपर सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और नीचे 1 प्लस tan स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर, तो 1 प्लस 2 tan स्क्वायर 1 plus 2 tan square theta. ठीक है। मिलन क्या इसके बाद आप tan थीटा को t अज्यूम करके क्वेश्चन बना देंगे कि बता दें? तो बन जाएगा. बन जाएगा, बहुत बढ़िया, ठीक कर लीजिएगा। और है, Yes sir. बोलिए एक क्वेश्चन और बता देते हैं फिर आगे पढ़ेंगे। ठीक है, 1 by cos cube x 1 by cos cube x yes sir under root 2 sin 2x. रूट अंडर 2 sin 2x। yes sir. क्या करें yes इसका, sir है, lower limit 0 है, upper limit 5 है. और इंटीग्रेशन करना है। लोअर लिमिट 0 है और अपर लिमिट पाई बाई 2 है। पहले 4 Pi 5 by 4. बोलिए कैसे बना है? sin cos में पहले तोड़ देंगे सर, फिर उसके बाद डिवाइड कर देंगे cos के पावर 4 से. कर दे क्या, कर सकते हैं. तो फायदा कर जाएगा नहीं? नहीं तो cos स्क्वायर से भी अगर करें तो कुछ फायदा दिखना चाहिए. cos स्क्वायर से भी करके कुछ फायदा हम लोग को दिखना चाहिए, सही बात है। ऊपर sec स्क्वायर आएगा, नीचे वाला एक cos बचेगा, इधर वाला sin वाला टर्म देगा, cos वाला हट जाएगा. उनको भी लगेगा। देखिए, अरे रूट मतलब फ्रैक्शन पावर यार, ज्यादा बड़ा कौन बात है, क्या नहीं सिखाए हैं? cos क्यूब x और रूट 2 और sin 2x का मतलब
sin x का पावर 1/2 और cos x का पावर 1/2। ठीक है, इसको इसके साथ लेके आइए। सम ऑफ पावर 4 होगा। हाँ, 5/4 ऊपर dx 1/√2 का कोई वैल्यू नहीं। cos 3 + 1/2 कितना होता है? 7/2 और sin का पावर 1/2। बताया जाए ऐसा फॉर्मेट। अब जरूरी थोड़ी वैसे ही सजा के दे देगा, ठीक है, कभी कभार अपने भी तो कुछ करना पड़ता है। 7/2 + 1/2 = 4। जितना आता है cos के उतने पावर से डिवाइड कीजिए। तो 0 से π/4 cos के उतने पावर से डिवाइड किए, ऊपर आ गया sec का पावर 4 x dx। cos के पावर 4 से डिवाइड किए तो ये जो है, हाँ, ये देगा sin का पावर 1/2 और इसके नीचे में cos का पावर 1/2 x। तो ये आपको √tan x दिखा। स्क्वायर से मल्टीप्लाइड है। बस tan x को आप क्या करें, t मान लें, तो ऊपर से sec स्क्वायर गया, 1 + t² बच गया और नीचे में √2 और इसके साथ √t dt। अब इस क्वेश्चन को बनाने का क्या तरीका? अलग अलग तोड़ के 1/√2 बाहर, t का पावर -1/2 बनना तो पहले ही चाहिए था, नहीं बना। अब मेरा मन लग गया बनाने में। डिफरेंशियल पढ़ रहे थे, कंटिन्यू करते हैं। देखिए, आज का टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन बनाया किससे जाता है? किसी एक इक्वेशन से। बनाते कैसे हैं? डिफरेंशिएट करके, बस यही सब चीज, ठीक है। सबसे पहला, टू फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन, differentiate given equation exactly that many number of times, as many as different arbitrary constants are present। तो हम ये समझ गए कि डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है तो हमको डिफरेंशिएट करना है। किसको डिफरेंशिएट करना है? गिवन इक्वेशन को। कितनी बार डिफरेंशिएट करना है? जितना डिफरेंट आर्बिट्ररी कांस्टेंट होगा उतनी बार हमको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। ये तीन चीज यहां पे बताया गया। दूसरा स्टेप ये कहता है कि रिप्लेस या सब्स्टिट्यूट आर्बिट्ररी कांस्टेंट, देन कांस्टेंट बन जाएगा। तो देखिए, अभी जैसा हम बात कर रहे थे फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पे, कि सबसे पहले दिए गए इक्वेशन को डिफरेंशिएट करो एग्जैक्टली उतने टाइम्स, ना तो उससे कम ना उससे ज्यादा, जितना कि डिफरेंट आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। तो ये जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, ये बेसिकली ना जो a b c लैम्डा म्यू ये सब होता है, इसी को आर्बिट्ररी कांस्टेंट कहते हैं। मगर बाय द वे आपके क्वेश्चन में अगर वो मेंशन है तो वो कभी आर्बिट्ररी नहीं होगा। चाहे इसमें से कोई भी नोटेशन आपके क्वेश्चन में दिया है, लिखा है, वो आर्बिट्ररी नहीं होगा, ठीक है। नहीं तो आप गलती कर जाएंगे काउंटिंग में। मान लीजिए कि वहां पे 3 ऐसा एबीसी टाइप प्रेजेंट है, मगर एक के बारे में क्वेश्चन में मेंशन है, तो हमको 2 ही बार डिफरेंशिएट करना है ना। और हम क्या किए कि तीनों को देखे 3 बार डिफरेंशिएट कर दिए, तो डिफरेंशियल इक्वेशन तो गलत आएगा। क्या अभी भी पॉज हो रहा है? हम क्या बोले ना कि अगर आपके क्वेश्चन में ए बी सी 3 ऐसा नोटेशन दिया है, मगर क्वेश्चन में बोला है कि सी जो है इज रेडियस, मान लीजिए सी रेडियस, तो अब आपको क्या करना है कि 2 ही बार डिफरेंशिएट करना है। अपने इक्वेशन को
2 ही बार डिफरेंशिएट करना है। अगर आप 3 बार डिफरेंशिएट कर दीजिएगा तो गलत आंसर आएगा, बस इस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन दिया कि इफ y इज इक्वल्स टू a sin x प्लस b cos x, बोला फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन। कितना आर्बिट्ररी कांस्टेंट दिख रहा है आपको? 2। तो 2 बार से ना तो कम और ना ही 2 से ज्यादा बार डिफरेंशिएट करेंगे, एग्जैक्टली 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे। तो पहली बार डिफरेंशिएशन में dy by dx मिला a cos x माइनस b sin x, और दूसरी बार डिफरेंशिएशन में d स्क्वायर y by dx स्क्वायर मिला हमको माइनस a sin x और माइनस b cos x। अगर हम नीचे वाले में से माइनस कॉमन ले लें तो बोलिए तो ब्रैकेट में क्या है? a sin x plus b cos x y है। हाँ, ब्रैकेट में क्या है? y है, ब्रैकेट में y है, क्योंकि दूसरा स्टेप क्या बोला कि तुमको आर्बिट्ररी कांस्टेंट हटाना पड़ेगा। तो हटाने के लिए जो सुटेबल मेथड हो वो करेंगे। तो अगर एक ही बार में मेरा हट रहा है तो जरूर हम वो काम करेंगे, यानी कि हम लिख सकते हैं d स्क्वायर y by dx स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू माइनस y, थोड़ा सजा दीजिए इसको, प्लस y इक्वल टू 0 इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर बोलिए कितना? ऑर्डर 2 डिग्री, ऑर्डर 2। अरे ठीक है 2। और डिग्री कितना? 1 डिग्री सर, डिग्री 1 है, हाँ ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। वहाँ पे क्या लिखा है सर? तो सर वहाँ का जो स्टेटमेंट नहीं लिखा है सेकंड वाला, कंटेन्स नो डिफरेंस, ये डीसी, ऑफिशियल है। हाँ यस सर, ठीक है। देखिए हाँ बोलिए ना। कांस्टेंट के बगल में क्या लिखा है? डिफरेंशियल डिफरेंशिएशन के डिफरेंस लिखा है फर्स्ट में। आगे देखो डिफरेंट आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स। डिफरेंट है कहाँ? मीनिंग है, समझ लो। एनालाइज करो। अरे सब जगह अलग अलग मीनिंग है, कहीं कहीं DIFF डिफरेंशिएशन है, कहीं DIFF डिफरेंशिएट है, कहीं DIFF डिफरेंट भी है, ठीक है। सर अकाउंट में डाल दो, इधर तो इसकी एक्सेलरेशन भी है, हाँ अकाउंट भी है। वही है, वही चीज। देखिए दूसरा बात क्या बोल रहे थे ना कि देखिए ये तो काफी अच्छा है इक्वेशन, जो कि आपको एकदम क्लियर कट है ना, आर्बिट्ररी कांस्टेंट दे दिया है, देख के पहचान के बना लिए। कभी कभार आपको वर्ड प्रॉब्लम टाइप देगा, उसमें से आपको खुद से डिसाइड करना होगा कितना आर्बिट्ररी कांस्टेंट, ठीक है। देखिए क्वेश्चन ये लिखा कि फाइंड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ all non-vertical straight lines in space, plane, in plane. Find differential equation of all non-vertical straight lines in plane, ठीक है। बस इतना ही। तो एक तरीका होता है जब इक्वेशन दे देता है, एक तरीका होता है जब खुद से इक्वेशन बनाना पड़ता है, ठीक है। हम बोले एक तरीका होता है जबकि इक्वेशन दिया रहता है, और एक तरीका होता है जब खुद से इक्वेशन बनाना होता है। सुने? ठीक। नॉन वर्टिकल लाइन का मतलब क्या होता है ना कि वो y इक्वल्स टू कांस्टेंट या x इक्वल्स टू कांस्टेंट नहीं होगा, ठीक है, उसको छोड़ के। तो उसको छोड़ के हम लोग जानते हैं y इज इक्वल्स टू mx प्लस c होगा। हम लोग ये भी जानते हैं कि ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 होगा। दोनों में से कौन ले? ax प्लस by वाला लेंगे। ऊपर वाला लेंगे। आवाज आया? हाँ ऊपर वाला लेंगे। याद है पिछले ही क्लास में डिस्कस कर रहे थे तो आप है ना 6 ठो हमको बताए थे आर्बिट्ररी कांस्टेंट कोनिक में, नहीं
मिनिमम आर्बिट्ररी कांस्टेंट लेना है। हाँ हाँ हाँ, तो इसमें 2 है, उसमें 3 था, किसको अडॉप्ट करेंगे हम लोग? 2 वाले को। तो यही चीज अभी समझा रहे थे ना, अगर हम 3 ले लेते तो हम तो 3 बार डिफरेंशिएट करते, अगर हम 2 लेंगे तो हम तो 2 ही बार डिफरेंशिएट करेंगे ना। मेन वही चीज है, वही आपका सही और गलत करवाता है। ठीक है, देखिए 2 डिफरेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स यहां पे, क्योंकि दोनों हम खुद से अज्यूम किए हैं तो 2 बार डिफरेंशिएट किए हैं। dy by dx एक बार डिफरेंशिएशन में m दिया और d स्क्वायर y by dx स्क्वायर डिफरेंशिएट होके 0 दिया, बन गया मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, क्योंकि डिफरेंशिएट करते करते मेरा सारा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट खत्म हो गया, तो जो लास्ट में मिला ये मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन। कोई दिक्कत? वैल्यू भी पुट करेंगे क्या करेंगे? सर, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का वैल्यू पुट करके इक्वेशन। मल्टीप्लाई किया तो क्या वैल्यू पुट करेगा कभी? वही बात बोल रहे हैं ना कि अब तो मेरे पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है नहीं कि हम उसको हटाएं, तो हम क्या किए, डायरेक्ट जो फाइनली हमको मिला हम बोले यही मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, तो कभी कभार डिफरेंशियल इक्वेशन में से आर्बिट्रेरी कांस्टेंट अपने हट जाएगा और कभी कभार हटाना पड़ेगा, तो यहां पे सब्स्टिट्यूट करके हटाए, वहां खुद से हट गया। अब एक और क्वेश्चन, इफ x स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। थोड़ा सा आपके लिए क्वेश्चन हम बना रहे थे तो थोड़ा छोटा दे देते हैं। इफ पैराबोला, पैराबोलाज मतलब फैमिली ऑफ पैराबोला having focus on x axis and axis parallel to coordinate axis, तो बोला find its differential equation, ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन निकालो। पैराबोला जिसका एक मिनट और एक चीज, हाँ ठीक है, जिसका फोकस जो है वो कहां पे है? एक्स एक्सिस पे है। फोकस नहीं, हमको एक और चीज मेंशन करना था, फोकस नहीं वर्टेक्स बोलने वाले थे हम, हैविंग वर्टेक्स ऑन एक्स एक्सिस एंड एक्सिस पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो बोला फाइंड इट्स डिफरेंशियल इक्वेशन। सबसे पहले हम इक्वेशन बना देना चाहते हैं ताकि आप सॉल्व कर सकें। इसका मतलब ये है ना सर x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay ले सकते हैं डायरेक्टली? नहीं, बता रहे वो ये हुआ, या फिर ऐसे या फिर ऐसे, तो इसका x कोऑर्डिनेट चेंज कर रहा है मगर क्या y कोऑर्डिनेट चेंज कर रहा है? नहीं, तो वैसे केस में मेरा इक्वेशन होगा, मेरा इक्वेशन y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4a x माइनस h। बोलिए, सही बोले? सर एक तो छोटा सा डाउट है सर। हाँ बोलिए। सर वर्टेक्स x एक्सिस पे तो ऊपर रहेगा तब भी रह सकता है ना? वर्टेक्स x एक्सिस पे ऊपर कैसे रहेगा? मतलब अगर ऊपर के अपवर्ड पैराबोला रहेगा तब भी तो वर्टेक्स टच कर सकता है x एक्सिस पे। हम समझ गए, मतलब आप है ना कम से कम लाइन में हमको काम नहीं करने दीजिए। रुकिए, एक पैराबोला हैविंग वर्टेक्स एंड फोकस, ठीक, अब रोकने का तरीका यही था, एक वर्ड लगा दिए, अब नहीं ले जाइएगा नहीं सर, अब कोई दिक्कत आप, ठीक है, आप कहीं नहीं जाएंगे, आप एकदम सही सोच रहे थे, वो ऊपर भी हो सकता है, ऐसे स्लाइड करेगा, ठीक है? यस सर। ठीक, चलिए बनाइए उसका डिफरेंशियल इक्वेशन। सर x माइनस h करेंगे हम तो, क्योंकि x कोऑर्डिनेट तो चेंज करते रहेगा ना, यस मतलब वर्टेक्स जो होगा वो कभी 2 0 होगा, कभी 3 0 होगा, कभी -2 0 होगा, समझ रहे हैं? यस सर। वैसे है तो रख लीजिए, एक बार डिफरेंशिएट किए dy by dx दैट इज इक्वल्स टू 4a, बस खत्म हो गया। ठीक है, अब दूसरी बार जब आप डिफरेंशिएट करेंगे यही कर दीजिए ना, आगे जाने की क्या जरूरत है, यही डिफरेंशिएट कीजिए। तो
प्रोडक्ट रूल y कांस्टेंट dy by dx का डिफरेंशिएशन सेकंड डेरिवेटिव प्लस dy by dx कांस्टेंट और y का डिफरेंशिएशन फिर से dy by dx r is equals to 2a का डेरिवेटिव 0 हो गया खत्म। तो y d स्क्वायर y by dx स्क्वायर प्लस dy by dx का होल स्क्वायर is equals to 0 is the required differential equation। ये है मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन। सर जब y को अलग करके बना रहे हैं तब कहीं नहीं बन रहा है यही चीज। उसको सूट नहीं कर रहा होगा यार, उसको सूट नहीं कर रहा, इसीलिए बना लीजिए। सर वीडियो पॉज हो गया सर। अच्छा अभी आया क्या? हाँ सर। बोल रहे हैं कि उसको सूट नहीं कर रहा होगा इसीलिए नहीं बन रहा होगा, ठीक है। देखिए आगे है फाइंड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल फैमिली ऑफ सर्कल्स। फैमिली ऑफ सर्कल्स कोई बात नहीं, होते रहता है, ठीक है। फाइंड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल फैमिली ऑफ सर्कल्स having center at origin, बस ये है मेरे पास। फाइंड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल फैमिली ऑफ सर्कल्स हैविंग सेंटर एट ऑरिजिन, ठीक है, बस ये। देखिए तो इक्वेशन आप खुद से, इससे पहले तो इक्वेशन भी दे दिए, अब इक्वेशन बनाना है खुद से। सर बन गया। आ गया ना, ठीक है। यस सर। कितना आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आया? आर्बिट्रेरी ये हो गया r स्क्वायर खाली बन गया सर, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन भी बन गया। ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन क्या किया कि अपना सेंटर फिक्स कर लिया। तो जब कभी भी सेंटर ऑरिजिन पे होता है तो जो इक्वेशन होता है वो आएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। मेरे क्वेश्चन में रेडियस के बारे में कुछ नहीं बोला, तो रेडियस मेरा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। क्योंकि बोला कि सेंटर सेम होगा, इसका मतलब कंसेंट्रिक सर्कल बनेगा, ढेर सारा सर्कल बनेगा जिसका रेडियस डिफरेंट होगा, सेंटर सेम होगा। तो r यहाँ पे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन में इसके बारे में कुछ नहीं बोला। एक बार डिफरेंशिएट करना अलाउड है, एक ही बार, तो डिफरेंशिएट करते हैं। तो 2x प्लस 2y dy by dx and this part will be equals to 0 बन गया। इसमें से 2 निकाल के काट दीजिए, ठीक है। अगला फाइंड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सर्कल्स with radius r and center on x axis, सेंटर x एक्सिस पे होगा और उसका रेडियस r यूनिट ही होगा। तो बोलिए r जो है वो आर्बिट्रेरी या प्योर कांस्टेंट? प्योर कांस्टेंट हो जाएगा सर, क्योंकि क्वेश्चन में दे दिया है, ठीक है, इसलिए। चलिए अपने से इक्वेशन बना के डिफरेंशियल इक्वेशन ट्राई कीजिए। अगर किसी का नहीं बन रहा है या नहीं समझ में आ रहा है पूछ लेंगे। x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। बस वही x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू r स्क्वायर। x पे है ना स्लाइड कर रहा है तो x कोऑर्डिनेट चेंज करेगा और x एक्सिस पे y हमेशा क्या होता है 0, तो x चेंज करेगा y नहीं चेंज करेगा। तो जो सेंटर आएगा वो h,0 आएगा, h,0 उस बेसिस पे। मेरे पास कितना आर्बिट्रेरी, इस पे तो पहले ही बात कर चुके थे हम लोग कि रेडियस r तो कांस्टेंट है, एक बार डिफरेंशिएट करना अलाउड है। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आ गया 2 टाइम x माइनस h और प्लस ये 2y dy by dx इज इक्वल्स टू 0, ये हो गया। h का वैल्यू यहाँ से या x माइनस h का निकाल के यहाँ पुट करेंगे तो अंडर ऑफ r स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाय, क्या बोल रहे हैं, माइनस y dy by dx ऐसे x माइनस h निकाल के यहाँ पुट करेंगे तो जो मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन होगा वो आएगा y स्क्वायर dy by dx का होल स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। वाई स्क्वायर आप चाहे तो कॉमन ले लें या ऐसे भी छोड़ देंगे, आंसर हो गया है dy बाई dx का होल स्क्वायर और इसके साथ प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। बस यही तो करना था। रूट कहां से आ रहा है? उल्टा नहीं कर सकते सर। मतलब x माइनस h का वैल्यू इक्वेशन से यहाँ लाके पुट करे तो रुकिए रुकिए रुकिए, रूट के अंदर 1 प्लस dy बाई dx, डिग्री बोलिए तो dy अपॉन dx नहीं आएगा इसको अंदर में। हम पूछ रहे हैं डिग्री बोलिए, डिग्री डिग्री कैसे बताएंगे हाँ, सर? डिपेंड हो जाएगा सर। नहीं बता सकते है ना? यस सर। ठीक है, क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि रेडिकल आ रहा है। यस सर। यस सर। तो जब किसी को सॉल्व कर रहे हैं तो उसको कॉम्प्लिकेटेड बना के थोड़ी देना, हमको सॉल्व करके देना है ना। यस सर। तो रूट से बचना है और बेचारा चेक करने वाले को भी बचाना है। ठीक है, देख लीजिए, किसी को कुछ डाउट है पूछ लें। इसमें बहुत टाइप का प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी रहता है, मतलब कि वो आपको क्या करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है। जैसे पता नहीं किसी बुक का क्वेश्चन है, हमको ठीक से याद नहीं आ रहा है, मगर फिर भी कि रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ वाटर ड्रॉप इज प्रोपोर्शनल टू माने ये वर्ड में लिखा हुआ है, प्रोपोर्शनल टू इट्स सरफेस एरिया। तो बोला फाइंड डिफरेंशियल इक्वेशन containing rate of change of its radius देखिए, तो ये सब हो गया, ये कोऑर्डिनेट वाला बात। और ये हम लोग को दे दिया एक प्रैक्टिकल टाइप का प्रॉब्लम। ऐसा क्वेश्चन मिलेगा आपको, ठीक है, कोई पॉपुलेशन वाला रहेगा, कोई बैक्टीरिया वाला रहेगा, तो कुछ इवेपोरेशन रहेगा, कोई नल खोल देगा तो पानी निकलने वाला, जो रेट मेजर में पढ़े थे, वैसा चीज इसमें रहता है। तो जैसे बोला रेट, तो रेट थोड़ी ना बताया किसके रिस्पेक्ट में, तो जब नहीं बताता है तो हमेशा किसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो रेट ऑफ इवेपोरेशन होता है तो वॉल्यूम घटता है, सही बोले? यस सर। तो रेट ऑफ इवेपोरेशन मतलब dV by dt, ठीक है, of water droplet is proportional to माइनस dv by dt लिखेगा तो ठीक रहेगा। हाँ माइनस dv by dt लिखेगा। हाँ ठीक है, हाँ क्योंकि इवेपोरेशन हो रहा है तो वॉल्यूम घटेगा। हाँ सही, ठीक है, माइनस dV by dt इट इज प्रोपोर्शनल टू इट्स सरफेस एरिया 4/3 pi r cube। हाँ सरफेस एरिया में। सरफेस एरिया है हाँ। 4 pi r स्क्वायर। तो हम लोग सबसे पहले ये देखें कि वाटर ड्रॉपलेट कौन से शेप में होता है, स्फेरिकल, सरफेस टेंशन के कारण। ठीक है, तो स्फेरिकल होने के कारण सरफेस एरिया की जगह 4 पाई आर स्क्वायर। यस सर। ठीक है, अब बताइए तो यहाँ पे कितना आर्बिट्ररी कांस्टेंट है? ये दो को दिख रहा है सर। कौन कौन? एक r है और एक k आएगा जो प्रोपोर्शनैलिटी हटाने। एक है, अभी तो कोई नहीं है, अभी कोई नहीं है। अभी कोई नहीं है, कारण है कि ये इक्वेशन ही नहीं है, अभी तो ये रिलेशन है। यस सर। रेडियस बोल दिया, आर कांस्टेंट, वॉल्यूम बोल दिया, इवेपोरेशन हो रहा है तो ये भी कांस्टेंट। ठीक, तो अब जाके हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे पहले लिखेंगे कि माइनस dV by dt जो है इट इज इक्वल्स टू k इंटू 4 पाई r स्क्वायर। अब यहाँ पे मेरे पास कांस्टेंट कैसे हम लोग ले लेंगे? जैसे बोला ना, चेंज ऑफ इट्स रेडियस, तो सर रेडियस चेंज करो तो वेरिएबल में ना हो गया तो रेडियस जो है वो चेंज कर रहा है, तो हम यहाँ पे कहाँ बोल रहे हैं कि ये है ना मेरा कांस्टेंट है, हम बोल रहे हैं आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं है,
अच्छा हाँ यस सर समझ गए दोनों का मीनिंग समझे ना? यस सर हम वो बात बोल रहे हैं, अगर आप उसको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ले लीजिएगा तो हमको तो 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा ना। यस सर ठीक, तो अब मेरे पास एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, हम इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट करेंगे। एक बार डिफरेंशिएट कीजिए, k का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, आपका डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, इसको हटा रहे हैं। हाँ, नोट आउट कर लिए होंगे। देखिए, एक बार डिफरेंशिएट किए, डी स्क्वायर वी बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू k अपनी जगह पे 4 पाई आर स्क्वायर का 2r और उसके साथ dr बाई dt, यहां से k निकाल के और वहां पे पुट करेंगे। ठीक है, या वहीं से k लेके आइए ना, यहीं पे माइनस डी स्क्वायर वी बाई डी टी स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू k की जगह माइनस डी वी बाई डी टी और 4 पाई आर स्क्वायर माइनस डी वी बाई डी टी और इसके डिवीजन में 4 पाई आर स्क्वायर इंटू 4 पाई इंटू 2r dr बाई dt। तो यहां से मेरा 4 पाई कट गया, एक r भी कैंसिल हो गया, जो बच गया माइनस डी स्क्वायर वी बाई डी टी स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू माइनस डी वी बाई डी टी, माइनस माइनस काट देते हैं। ठीक है, डी वी बाई डी टी और इसके साथ में 2 बाई आर और इसके साथ में dr बाई dt। कोई दिक्कत कहीं? ये बन के तैयार हो गया मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का कोई बताएगा कि ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर इसका 2 होगा सर। 2 होगा गलत है, और बोलिए। सर एक सेकंड सोच रहे सर ऑर्डर 1 है सर ऑर्डर 1 है। तब मिलन रवि, क्या आप अपना आंसर चेंज करना चाहेंगे? कैसे सर? माने अब हम पूछ रहे हैं क्या, हम तो पूछे क्या। हाँ बोले कैसे सर, पहले बोलना चाहिए हाँ सर ना सर, तब ना क्या कैसे सर। ओ माने शक है ना? नहीं नहीं, हम नहीं चेंज करना चाहेंगे, यही बोल रहे हैं आप ना करेंगे नहीं। मैक्सिमम करेंगे। देखिए इक्वेशन हाँ, देखिए पर तो डिफरेंशिएट किया है आप डिफरेंशिएट कितनी बार किए हैं? 1 टाइम। आपको याद होगा ऑर्डर में हम लिखवाए थे इट इज द पावर ऑफ डी, इट इज द पावर ऑफ डी इन हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट। आप उसके बेसिस पे 2 बोले, हमको कोई शक नहीं, मगर फिर हम आपको ये भी लिखाए थे कि फंक्शन डिफरेंशिएटेड इन हाउ मेनी टाइम्स दैट इज इक्वल्स टू इज इक्वल्स टू ऑर्डर। तो अब क्या है कि d का यहाँ पे पावर मेरे पास 2 है, मगर आप थोड़ा ये देखिए आपके इक्वेशन में ही पहले से एक d है ना? यस सर और ऊपर से सर एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट तो ऊपर से एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, देखिए उमंग भी बोल रहा है ऊपर से एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, और हम डिफरेंशिएट भी किए इसको कितनी बार? एक ही बार डिफरेंशिएट किए। तो सिंस नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स is equals to 1 is equals to number of times differentiated आज पूरा लिखेंगे। ठीक है, that is equals to the order of differential equation। ठीक है, therefore order 2 मिल गया। अच्छा डिग्री बोलिए तो डिग्री भी 1 होगा डिग्री इज इक्वल्स टू। ठीक है, कारण क्या है मेरे पास? इसको देखे इसको देखे इसको देखे कि नहीं देखे? किसी को भी देखे यहाँ पे 1 होगा हाँ ये भी बात है, किसी को भी देखेंगे हम लोग रहेगा 1, चेंज नहीं होगा। ठीक है, पूरा नोट कर लीजिए, हो जाएगा तो हमको बताइए, तब आगे बढ़े। अब नेक्स्ट टॉपिक है सॉल्यूशन। नेक्स्ट टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ
डिफरेंशियल इक्वेशन, पहले इक्वेशन से डिफरेंशियल इक्वेशन बनाए, अब क्या करेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशंस का सॉल्यूशन निकालेंगे। तो ध्यान रखिएगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन when integrated then it provide equation which is solution of differential equation। जब आप किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को इंटीग्रेट करते हैं तो वो आपको एक इक्वेशन देता है और वही इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कहलाता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि डिफरेंशियल इक्वेशन का अगर हमको सॉल्यूशन चाहिए तो हम उसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, मगर ये इतना सीधा नहीं होता है कि इंटीग्रेट कर देंगे तुरंत, उसके लिए थोड़ा सा रूल रेगुलेशन है। तो क्या रूल रेगुलेशन है, टू फाइंड सॉल्यूशन, ठीक है, टू फाइंड सॉल्यूशन पहला चीज आपको क्या करना है, सेपरेट वेरिएबल्स, ठीक है, अबाउट इक्वल टू साइन। मतलब आपके पास दो वेरिएबल होगा और इक्वल टू का दो साइड होता है ना, एक LHS होता है, एक RHS होता है, तो वेरिएबल्स को वैसे अलग अलग कर दीजिए इक्वल टू के अबाउट। दूसरा बात यह है कि अपॉन सेपरेशन dx and dy, both dx and dy must be at numerator, उसको हमेशा हमको न्यूमरेटर में रखना है। अब क्यों रखना है अभी तुरंत बताएंगे, बस एक स्टेप और है, खत्म कर लेते हैं। ठीक है, तो dx और dy को हमको कहां पे रखना है, न्यूमरेटर में। मस्ट, में का केस नहीं है, मस्ट होना ही चाहिए। ठीक है, अगला, उसके बाद इंटीग्रेट बोथ साइड टू फाइंड सॉल्यूशन। साथ ही साथ एंड कांस्टेंट c, जो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का कांस्टेंट होता है ना c, उसका बात कर रहे हैं। एंड कांस्टेंट c must be towards independent variable। तो मोस्टली ये कौन होगा, x होगा, x की तरफ रखेंगे हम लोग। ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन से देखिए सारा का सारा पॉइंट हम आपको बताते चलेंगे। मान लीजिए दिया dy by dx दैट इज इक्वल्स टू, यहां पे लिखा है मेरे पास y minus 1 by x plus 2। सिंपल सा एक क्वेश्चन ताकि स्टेप्स बता सके। ये मेरे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन का बोला फाइंड सॉल्यूशन, क्वेश्चन बस ऐसे ही लिखा रहेगा, कोई डिफरेंशियल इक्वेशन टाइप दिया रहेगा, बोलेगा उसका सॉल्यूशन निकालो। आपका काम क्या है ना कि वेरिएबल सेपरेट करना है। x का टर्म इक्वल टू के एक साइड रहेगा, y का टर्म इक्वल टू के एक साइड रहेगा। आप सोच के बोलिए, आप y को लेफ्ट भेजना चाहेंगे कि राइट भेजना चाहेंगे? आप क्या बोले, कुछ बोले ना कि आप y को लेफ्ट भेजना चाहेंगे कि राइट भेजना चाहेंगे? y को लेफ्ट भेजेंगे और dx को ऊपर भेजेंगे, तो हाँ, लॉग वाले टर्म में आ जाएगा। y को हम लेफ्ट भेजना चाहते हैं तो 1 by y minus 1 dy और x dx को राइट dx by x plus 2, x by 2 dx। कारण इसके पीछे क्या है कि dx और dy को हमको न्यूमरेटर में रखना है। अगर मान ले अपनी मर्जी से हम कुछ करें और एक दिन आके ऐसे फंस जाए, बोलिए तो इसका इंटीग्रेशन कैसे निकालें? नहीं आता है किसी को भी, तो नहीं कर सकते। करेगा। तो ऐसे फंसना नहीं है, तो एक लाइन याद रखना है कि dx और dy कहां होना चाहिए, न्यूमरेटर में होना चाहिए, बस, ताकि वैसा दिन ना देखना पड़े। फिर उसके बाद इंटीग्रेट कर लें, तो अब मेरे पास यहाँ पे आया log y minus 1 log e base
और यहां से आया log e बेस x प्लस 2। अच्छा एक और बात, जब सारा टर्म लॉग में आएगा ना तो कांस्टेंट भी आप लॉग में ही लिखेंगे, मतलब c की जगह आप क्या लिखेंगे, log c। log c। जब सारा टर्म मेरा साइन में आएगा तो हम कांस्टेंट भी साइन c लिखेंगे। जब सारा टर्म, हाँ ठीक है, जब सारा टर्म एक्सपोनेंशियल में आएगा हम कांस्टेंट भी एक्सपोनेंशियल ec लिखेंगे। इससे पहले बोले थे जब सारा टर्म साइन में आएगा तो हम लोग कांस्टेंट भी साइन c लिखेंगे। ठीक है, देखिए फायदा क्या है कि log y माइनस 1 इज इक्वल्स टू log c इंटू एक्स प्लस 2 होगा। क्या सही है? यस सर। अब दोनों तरफ से log रिमूव कर दें तो y माइनस 1 इज इक्वल्स टू c टाइम x प्लस 2 इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। इट इज द इक्वेशन, ठीक है, obtained फ्रॉम डिफरेंशियल इक्वेशन, या आप कह सकते हैं इट इज सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इट इज सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। नोट कीजिएगा, कहीं कुछ डाउट है तो पूछ लें। चलिए क्वेश्चन आपके लिए है, dy by dx is equals to sin x or into cos y। बनाइए। तो y tan y sec y plus tan y plus cos y इधर आया तो sec y बन गया और इधर sin x dx बन गया। इधर इंटीग्रेट sec का होता है log sec plus tan ना, और sin का होता है माइनस cos x प्लस c। बस हो गया। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर मान ले रहे हैं बहुत बढ़िया से सजाना है, समझे मिलन, तो e के पावर में c माइनस cos x भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अभी और चीज आप लिख सकते हैं चाहे, मगर अब वो डिपेंड करता है कि आपको लाना क्या है, काहे के लिए इधर उधर लिखते चलेंगे। और अगला क्वेश्चन लिखा, dy by dx प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर dy by dx, और बोला फाइंड सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। बनाते चलिए, जहां नहीं समझ में आया पूछते चलिए, लास्ट में तो हम फाइनलाइज करेंगे ही। इंटीग्रेशन में आप गड़बड़ाते रहिए। देखिए इसको बनाने का तरीका होता है ना कि dy by dx कॉमन लिया जाता है, x स्क्वायर कभी कॉमन नहीं लिया जाता है। dy by dx कॉमन लीजिए तो हम लिखें, इसको हम उधर भेज चुके हैं, ठीक ना, इसको हम उधर भेज चुके हैं, उधर, तो x स्क्वायर माइनस 1, तो इधर अकेला x स्क्वायर बचेगा। उसके बाद यस सर, तो dy is equal to x square by x square minus 1 dx। ठीक है, x स्क्वायर बाई x स्क्वायर माइनस 1 लिखेंगे, फिर dx को यहाँ भेज देंगे, तो dy is equals to x स्क्वायर बाई x स्क्वायर माइनस 1 के साथ dx। अब वेरिएबल सेपरेट हो गया तो इंटीग्रेट करेंगे। अब इंटीग्रेशन का मेथड, एक माइनस 1 कर लिए और एक प्लस 1 कर लिए, तो ये 1 देगा, इंटीग्रेशन 1 dx, और इसके साथ इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। ये किसके जैसा, ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के जैसा, और इधर साइड का dy, तो dy का y हो गया, 1 का x हो गया, और 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टाइप 1 बाई 2 a log x माइनस a प्लस c। बस ये आपके पास इक्वेशन, ठीक है, यही सॉल्यूशन होगा, समझे? यस सर। चलिए ठीक है, सॉल्यूशन का 4 पार्ट होता है। सॉल्यूशन का एक पार्ट ये था जिसमें कि वेरिएबल आसानी से सेपरेट हो जाता है, एक और पार्ट होता है वेरिएबल सेपरेबल मेथड, जिसमें वेरिएबल को खुद से सेपरेट करना पड़ता है, ऐसे अपने सेपरेट नहीं हो पाता है, वो करना पड़ता है, एक होमोजीनियस और एक लीनियर। बस इसके साथ खत्म हो जाएगा, ठीक है।
तो नेक्स्ट क्लास में आगे प्रोसीड करेंगे और उम्मीद है कि हम लोग लगभग एंड तक पहुंच ही जाएंगे अगले क्लास में। चलिए ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं। थैंक यू। थैंक यू सर।